हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, हम आज क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है जिसमें कि हमने इस चैप्टर के 2 टॉपिक को क्लियर कर लिया था। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए हम आज आगे देखते हैं कि आज हम कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हमारा चैप्टर क्या था? हमारा चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। ठीक है, तो इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए, देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। Horses were yoked to chariots that were used to battles, which were fought to capture cattle. ठीक है, cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. ठीक है, एंड टू कैप्चर पीपल। ठीक है, तो आइए अब इसको हम समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियोट्स, यानी कि मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, हिंदी में मवेशी, घोड़े और रथ। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। देखिए, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों में खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जैसा कि हमने पहले ही जो फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था बच्चों, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, है ना, 1000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए प्रार्थनाएं कितने हैं? 1028। ठीक है, ये है प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद में है। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको एक याद रखना है कि 1000 से ज़्यादा इसमें प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि अभी आप 6th क्लास के बच्चे हैं। लेकिन जिनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सीटेट वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनको तो एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद में बच्चों मवेशियों, बच्चों में खास करके पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी यानी कि जानवर जो है उनको जीत कर लाते थे। ठीक है, जो लड़ाइयाँ होती थी उस समय में, ऋग्वेद में ऐसा वर्णन है, ऐसा लिखा गया है कि उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी बच्चों, वो किस लिए होती थी? वो ज़्यादातर होती थी जानवरों के लिए। ठीक है, लोग लड़ाई करते थे और जानवर चुरा करके मतलब लड़ाई करके, जीत करके, चुरा करके भी लोग लेके आते थे जानवर को। ठीक है, अब जब आगे आप बड़े क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। देखिए, जो मेन जो लड़ाई होती थी बच्चों, वो किस लिए होती थी? वो जानवरों के लिए होती थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़मीन के लिए भी लड़ाई होती थी, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनको चारा चाहिए। तो इसके लिए क्या होता था कि चारा के लिए जो लोग थे वो ज़मीन के लिए भी लड़ते थे कि जब ज़मीन उनके पास होगी तो उनके जानवरों के लिए उनको चारा मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में वो लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई करते थे, यानी कि जब वो लड़ते थे और जिन लोगों को वो बंदी बनाते थे तो उनको वो लोग अपने यहाँ दास और मतलब कि स्लेव की तरह यूज़ करते थे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्लेव की तरह यूज़ करते थे, यानी कि दास और दासी की तरह यूज़ करते थे। इसके बारे में अभी आप आगे पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट्स एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पीपल। ठीक है, सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजन्स, जो यज्ञ है ना, यजनस और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। These were meant for gods and goddesses. Offering could include
ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। अब आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, ठीक है, तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। जो पुरोहित होते थे उनको जो युद्ध में जो भी चीज़ ये लोग जीत के लाते थे तो उसका जो कुछ हिस्सा होता था बच्चों, वो जो सरदार होता था, मतलब कि जो लड़ाई लड़ने जाते थे जो लोग, तो जो सरदार होता था उनका जो मेन मुखिया जो होता था, ठीक है, लीडर जो होता था, वो अपने पास रख लेता था और उसका कुछ हिस्सा क्या करता था कि वो पुरोहितों को दान में दे देते थे, ठीक है, और बाकी जो शेष जो धन बचता था वो आम लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है, जो आम जनता होती थी उनमें ये लोग बाकी जो धन बच जाता था उनको बांट देते थे, ठीक है। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, यज्ञ करते थे उसके लिए भी ये लोग उसका इस्तेमाल करते थे। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ यज्ञ के आहुति दी जाती थी। आपने देखा होगा ना, पूजा पाठ में जब यज्ञ होता है और हम लोग आहुति देते हैं ना, ऐसे कर मतलब बोलते हैं ना स्वाहा स्वाहा, आप लोगों ने कभी दिया होगा, तो ये इसी को बोलते हैं आहुति देना, ठीक है। तो यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी और ये आहुतियाँ क्यों देते थे? देवी और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, ठीक है, देवी देवताओं को खुश करने के लिए आहुतियाँ दी जाती थी, ठीक है। और इस आहुति में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। जो यज्ञ होता था उस यज्ञ में घी, अनाज और उसके साथ साथ कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मोस्ट मेन टुक पार्ट इन दीज वार्स, ठीक है। There was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. They also choose leaders who were often brave and skillful warriors. ठीक है, तो आइए अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, ठीक है, जो मैक्सिमम जो पुरुष होते थे वही इन जो वॉर होते थे इनमें पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ठीक है, परमानेंट कोई इनका जो सेना जो होती है बेटा, आर्मी, वो नहीं होती थी, ठीक है, कोई फिक्स आर्मी नहीं थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे, ठीक है। लोग एक जगह मिलते थे, एक असेंबली होती थी, एक सभा होती थी, उसमें लोग इकट्ठा होते थे और फिर वो उस पर डिस्कस करते थे, जो भी युद्ध करना है या कुछ शांति के बारे में कुछ पता करना है, मतलब किस तरीके का क्या हमें करना है, ठीक है, युद्ध और शांति के बारे में वो लोग मिल करके डिस्कस करते थे, ठीक है। और वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहादुर और कुशल योद्धा हो, क्योंकि इनकी कोई फिक्स्ड आर्मी नहीं होती थी। तो ये लोग क्या करते थे? असेंबली में इकट्ठा होते थे, ठीक है, सभाओं में मिलते थे और मिल करके वहीं पर ऐसे किसी इंसान को, ऐसे किसी बंदे को अपना सरदार चुनते थे जो कि बहुत ही बहादुर हो और बहुत ही स्किलफुल वॉरियर हो, है ना, कुशल योद्धा होगा ना, तभी तो वॉर पे लीड करेगा ना सभी को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। चलिए तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमारा एक और टॉपिक जो है वो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब ये हमारा इस चैप्टर का एक और दूसरा टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है? वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ठीक है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा ना कि लोग सभाओं में मिलते थे और वहाँ पर जो सरदार चुने जाते थे, तो किसे सरदार चुनते थे ये लोग? किसी ऐसे व्यक्ति को सरदार चुना जाता था जो बहुत ही बहादुर हो और बहुत ही स्किलफुल वॉरियर हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, वो टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ओके। चलिए देखिए, देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, their family, their communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the ऋग वेदा। तो आइए अब हम देखते हैं ऋग वेदा में क्या लिखा गया है। देखिए, लोगों का वर्गीकरण यानी कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, किस तरीके से उनको बांटा गया है, ठीक है। लोगों का वर्गीकरण काम,
भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ठीक है, लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता रहा है? उनके काम के आधार पर, उनकी भाषा, परिवार, उनका समुदाय, वो किस जगह से बिलोंग करते हैं, उनकी परंपरा क्या है ना, उनका कल्चर जो बैकग्राउंड है वो किस तरीके का है। तो इस आधार पर जो लोगों का जो है वर्गीकरण शुरू से ही किया जाता रहा है। ठीक है, ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। तो अब हम देखेंगे कि ऋग्वेद में कुछ लोग जो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी विशेषता है बताने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में अब देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क। ठीक है, ऋग्वेद में 2 ग्रुप के बारे में बताया गया है उनके काम के आधार पर। ठीक है, उनको डिस्क्राइब किया गया है। किसे किसे? द प्रीस्ट, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and the राजा। तो कौन कौन है? एक तो प्रिस्ट है जो पुजारी होते हैं, ठीक है, पुरोहित, और एक राजा। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में ये 2 ग्रुप हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इनके काम के आधार पर इनके बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए इसको हम समझ भी लेते हैं। देखिए, ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ठीक है, 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। कौन कौन से? पुरोहित, जिन्हें कि कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ठीक है, जो पुरोहित है जिन्हें कि अब तो ब्राह्मण ही कहा जाता है, लेकिन उस समय कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ओके, देखिए ये क्या करते थे? ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। इनका काम क्या था? तरह तरह के यज्ञ करना, अनुष्ठान करना। ठीक है, जितने भी रिचुअल्स होते थे ये सभी ये लोग परफॉर्म करते थे। ठीक है, और दूसरा कौन था? दूसरे लोग थे राजा। तो ऋग्वेद में ये 2 लोग जो है इनका वर्णन स्पेशली किया गया है। ठीक है, पहला कौन है? पुरोहित, दूसरा राजा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। आगे क्या लिखा है इसके बारे में, चलिए देखिए। These rajas were not like the ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. ठीक है, अब ये जो राजा हैं ये किस तरीके के राजा होते थे और बाद में जिन राजाओं के बारे में आप पढ़ेंगे वो किस तरीके के राजा होते थे, इनमें अंतर है। ठीक है, जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजाज। ठीक है, तो आइए अब हम इसे भी समझते हैं। देखिए, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। आगे के चैप्टर में जब आप पढ़ोगे जो राजाज हैं, जो किंग हैं, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो जिस तरीके के राजा वो थे उनकी तरह ये राजा नहीं थे। ठीक है, इनकी ना तो कोई बड़ी राजधानी होती थी और ना ही ये लोग महलों में रहते थे बच्चों। ठीक है, और ना ही इनके पास सेना होती थी। ऐसा नहीं था कि ये लोग, इनका बहुत बड़ा कैपिटल होता था, बहुत बड़े पैलेस में ये लोग रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही इनके पास बड़ी आर्मी थी, ना ही ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। ऐसा कोई काम नहीं करता था। जो बाद में जो भी राजा हुए हैं जिनके बारे में आप अपने अगले चैप्टर में पढ़ोगे, आगे के चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब राजा, बाद के जो राजा हैं तो उनका क्या क्या होता था। उनके पास कैपिटल होता था, है ना, उनकी अपनी कैपिटल होती थी, उनकी अपनी आर्मी होती थी, वो लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे और वो लोग पब्लिक से टैक्स कलेक्ट किया करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था, जैसा कि बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि, और आप जानते भी होंगे बच्चे, कि राजा के मरने के बाद उसका बच्चा जो होता है, उसका जो बेटा होता है, उसका उत्तराधिकारी जो होता है वही राजा बनता है, वही सिंहासन पर बैठता है। लेकिन ऋग्वेद में जो बताया गया है उस पीरियड में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो राजा है, जिसे राजा कहा जा रहा है,
वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा ही शासक बनेगा, ऐसा अनिवार्य नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 2 words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word जना, ठीक है, कौन सा वर्ड है एक, जना, which we still use in Hindi and other languages. और सेकेंड वर्ड क्या था, the other was wish. The word वैश्य comes from wish. ठीक है, you will learn more about this in chapter 6. आप जो है इनके बारे में चैप्टर 6 में आगे पढ़ोगे, मैं आपको बताऊंगी इनके बारे में। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि अभी हमें इसमें क्या बताया जा रहा है। आगे तो हम एक्सप्लेन में पढ़ेंगे ये चैप्टर 6 में, बट अभी क्या है हम वो देख लेते हैं। देखिए, सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम। ठीक है, सो वी फाइंड रेफरेंस to the पुरु जना और विश, the भरत जना और विश, the यदु जना और विश, एंड सो ऑन। ठीक है, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। जो पब्लिक होती थी बच्चों या पूरी कम्युनिटी, ठीक है, उनके लिए 2 शब्द का इस्तेमाल होता था। क्या क्या, एक होता था जना और एक होता था विश। और इसी विश जो शब्द है, इसी से क्या बना हुआ है, जो वैश्य शब्द है। ठीक है, जो वैश्य जो होते थे, अभी वो एक कास्ट में वो चेंज हो जाएगा बाद में, आप जब पढ़ोगे ना तो बाद में आप देखोगे कि वो एक कास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो है इनके लिए जनता या पूरे समुदाय के लिए इन्हीं 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था, या तो जन का जना या विश। ठीक है, चलिए अब आइए आगे देखते हैं। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, विश से ही वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, जो वैश्य, जो मैंने आपको बताया ना कि आगे आप पढ़ोगे कि एक अलग कास्ट के बारे में, जब आप कास्ट सिस्टम पढ़ोगे या कास्ट के बारे में जब हिस्ट्री में आगे पढ़ोगे कि कैसे कैसे कास्ट हो गया ना, आपका ब्राह्मण आया, फिर क्षत्रिय आएगा, 3rd नंबर पे वैश्य आएगा, एंड 4th नंबर पे शूद्र आएंगे। तो इसी विश जो शब्द है, इसी से वैश्य शब्द निकला हुआ है। ठीक है, इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। आप अपने चैप्टर 5 में इसे फुली एक्सप्लेन में पढ़ोगे। मैं आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपके अगले चैप्टर में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। मतलब कि पुरु, भरत, यदु, ये जो तुर्वस, ये जो नाम हैं, ये सभी हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, इन्हें पुरुजन या पुरुविश कहते हैं, भरतजन या भरतविश कहते हैं, यदुजन या यदुविश कहते हैं। ऐसे और नामों के उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents dasas or dasyus. These were people who did not perform sacrifice and probably spoke different languages. Different languages. ठीक है, देखिए, लेटर द टर्म दासा एंड द जो लेडीज होती थी फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वार। जिन्हें ये लोग युद्ध में जीत कर के लाते थे, उन्हें एज अ दास और दासी ये लोग मतलब अपने पास रखते थे। ठीक है, उन्हें बंदी बना के लाते थे ना ये लोग, तो उनको दास और दासी की तरह उनका यूज़ करते थे। ठीक है, they were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. While the Rig Veda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere.
लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। आइए अब हम इसको भी देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या बताना चाहता है, इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। और अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं, आपको समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी आप किसी तरीके का पढ़ते वक्त कोई डाउट मत रखिएगा। कहीं पर भी यदि आपको लगे कि नहीं अभी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, तो वो खुद को क्या कहते थे? वो खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, दस्यु लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। दस्यु कौन थे? जो लोग शायद यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद में दास और दासी शब्द का क्या मतलब हो गया? गुलाम हो गया। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद, ठीक है, जो युद्ध ये लोग करते थे उसमें हमने पढ़ा था ना कि युद्ध में ये लोग इनको जो मेन और वुमेन है इनको भी ये लोग जीत करके लाते थे, कैप्चर करते थे। तो जिनको ये लोग कैप्चर करके लाते थे, बंदी बना करके लाते थे, इनको दास और दासी की तरह इनका यूज़ करते थे और इनको अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। ठीक है, इनको इनका जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जब ये लोग अपना जायदाद समझते थे, जो भी इनको जीत के लाते थे, जो ओनर्स होते थे, तो इन पे इनका पूरा ये लोग अपना अधिकार समझते थे। और जो ये दास और दासी होते थे, इन्हें अपने मालिक, जो उनके मालिक का जो भी काम होता था, जो भी वो बोलते थे, उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता था। ठीक है, वो उस काम के लिए उनको मना नहीं कर सकते थे। ठीक, चलिए, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अब इसमें क्या लिखा है कि जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी, कहाँ हो रही थी? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ठीक है, और मैंने कब बताया था ना, ऋग्वेद की रचना हमने पढ़ा था ना, कब हुई थी? 3500 ईयर्स एगो। ठीक है, 3500 ईयर्स एगो ऋग्वेद की रचना हुई थी, है ना। इसे कंपोज कब किया गया था? 3500 साल पहले, 3500 ईयर्स एगो। तो उस समय क्या हो रहा था कि उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास, एक अलग तरह की डेवलपमेंट भी हो रही थी। और ये डेवलपमेंट क्या हो रही थी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। इसके आगे जो भी डेवलपमेंट है, जो हम देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, इससे पहले वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिए और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए बच्चों। तभी आपको जो ये आपका जो टॉपिक है, एक एक टॉपिक जो मैं आपको करवाती हूँ, एक एक दो मतलब जो भी मैं आपको करवाती हूँ, वो आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और फिर भी वीडियो देखने के बाद भी यदि आपको लगता है कहीं पर भी कि नहीं अभी ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं हमेशा आपके लिए प्रेजेंट हूँ, आपके हर डाउट को मैं क्लियर करूँगी। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए बच्चों, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहले भी ऑलरेडी 3 चैप्टर जो हैं वो आपके अपलोड हो चुके हैं। आपके ज्योग्राफी का भी चैप्टर एक, आई थिंक एक चैप्टर अपलोड हुआ है, सिविक्स का भी 2 चैप्टर अपलोड हुआ है। मैं धीरे धीरे चैप्टर्स ला रही हूँ। ठीक है, थोड़ा नोट्स बनाने में टाइम लगता है ना बच्चों, तो मैं धीरे धीरे आपके लिए सब लेके आऊँगी। आप आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे ना वीडियोस के। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिए बच्चों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे
देख सकें। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। बाय बाय।